स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था सेल, और सेल टॉपिक के अंदर हमने पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी पढ़ ली थी और कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कि किस किस साइंटिस्ट ने कब कब क्या क्या बताया, है ना। तो लास्ट में हमने पढ़ा था रुडोल्फ विर्चोव एंड कार्ल नगेली। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया था? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है और उन्होंने इस टर्म को दिया था नाम ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके बाद कार्ल नगेली ने क्या बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, रुडोल्फ विर्चोव एंड कार्ल नगेली ने कोशिका सिद्धांत को इस रूप में प्रस्तुत किया। सभी जीव कोशिका एवं इसके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण सदैव पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य का संचालन जो है वो कोशिकाओं द्वारा होता है। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर कि कैसे होता है ना। तो ये था कोशिका सिद्धांत, ठीक है। लेकिन कोशिका सिद्धांत के द्वारा हम वायरस की संरचना को नहीं समझा सकते, तो इसलिए हम वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी मान सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि जो वायरस है उसके अंदर स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है ना। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अतः विभाजन के लिए वायरस को किसी अन्य जीवित कोशिका का या कोशिका की आवश्यकता होती है। विभाजन के लिए वायरस को अन्य जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। और क्या क्या अपवाद हैं इसके? वायरस में कोशिका झिल्ली, सुस्पष्ट केंद्रक, एवं एंजाइम और अन्य कोशिकाओं की कमी होती है या अभाव होता है। कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। और क्या है वायरस के अंदर? इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक ही होता है, या तो डीएनए होता है या तो डीएनए या आरएनए। जबकि कोशिका के अंदर ये दोनों आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए। तो और वायरस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो ये इसीलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस की संरचना को हम कोशिका सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते। कोशिका सिद्धांत के बाद अब देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंसेस। क्या क्या अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में? सबसे बड़ा अंतर तो आपको पता ही है कि जो पादप कोशिका होती है उसका सबसे जो बाह्य आवरण होता है, बाहर वाली जो परत होती है वो बहुत मोटी कोशिका भित्ति होती है ना। बाहरी परत, पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। बाहर की तरफ बहुत मोटा आवरण होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है।
और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, इसलिए इसका जो बाह्य आवरण है वो कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की। ठीक है। और पादप कोशिका के अंदर कोशिका के बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका के केंद्र में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो थोड़ा साइड में सरक जाता है। जबकि जंतु कोशिका में या तो रिक्तिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। और रिक्तिका की जो यह आवरण होता है, रिक्तिका के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है। पादप कोशिका के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में जीवद्रव्य तंतु एब्सेंट होते हैं। पादप कोशिका के अंदर तारक काय एब्सेंट होते हैं, कुछ निम्न कुल के शैवाल या कवक है उनको छोड़कर। ठीक है। तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में 2 तारक केंद्रों वाला तारक काय पाया जाता है। और सबसे बड़ा अंतर, पादप कोशिका के अंदर क्या लवक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब लवक है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और लवकों के कारण ही जो पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। जबकि आप सबको पता है हम जो भोजन करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? पादपों पर। हम अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? पादपों से ग्रहण करते हैं, इसलिए हम परपोषी हैं। जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लवक एब्सेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में लवकों के कारण पाई जाती है। जीवद्रव्य में उपस्थित प्रोटीन तर्कुतंतुओं को निर्माण करते हैं। पादप कोशिका के अंदर जीवद्रव्य में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं वो तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, तारक केंद्र जो होते हैं वो तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। पादप कोशिका के अंदर जो संचित भोजन है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। लेकिन इसका एक अपवाद है, कवक के अंदर जो भोजन संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है। और जंतुओं के अंदर जो भोजन संचित रहता है, यानी हमारे अंदर, वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। फिर है, अब देखो कोशिका के अंदर आपको पता ही है जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है कोशिका विभाजन से होता है। तो कोशिका विभाजन के बाद क्या होता है? केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप कोशिका के अंदर या पादपों के अंदर जो होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है और सेल प्लेट्स के द्वारा होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन सेल प्लेट्स या फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है, जबकि ये सब अपन कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर, कोशिका विभाजन में सब कुछ पढ़ेंगे। जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो खांच विधि या फरो मेथड द्वारा होता है, जो कि परिधि से केंद्र की तरफ होता है। इसके अलावा भी कुछ और अंतर है, जैसे कि पादप कोशिका के अंदर स्पिरोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका के अंदर स्पिरोसोम्स नहीं होते। पादप कोशिका का एग्जाम्पल आपको पता ही है, सभी प्रकार के प्लांट्स। और जंतु कोशिका के अंदर एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो आज अपन ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, बाय।